रसायन सिद्धांत हमें क्या बताता है? पहले रस क्या है? जरा रुग मृत्यु नाशाय रसते वा रसो मता, जो कि रसरत्न समुच्चय ग्रंथ से लिया गया है। जरा यानी बुढ़ापा, रुग यानी रोग, मृत्यु से हम अकालज मृत्यु लेते हैं जो कि रोग आदि से होता है। नाशाय इनका नाश करे, रसते वा रसो मता उसे हम रस कहते हैं। रस जो होता है वो द्रव्य बोधक होता है। रस से हम पारद ग्रहण करते हैं रस शास्त्र में, तो जो कि एक द्रव्य का सूचक है। रसायनम च तज्ञेयम यज्ञ जरा व्याधि नाशनम, जो कि सारंगधर संहिता से लिया गया है। रसायनम च तज्ञेयम, रसायन उसे हम कहते हैं जो जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी रोगों, नाशनम का नाश करे। तो रसायन वो है जो बुढ़ापे और रोग का नाश करे, उसे हम रसायन कहते हैं। यह कर्म का बोधक होता है। कर्म का बोधक यानी कि रसायन कोई भी द्रव्य हो सकता है, स्वयं पारद हो सकता है, अश्वगंधा, शतावरी, गुड़ूची आदि द्रव्य रसायन द्रव्य होते हैं और उनका जो कर्म होता है वो रसायन कर्म होता है, इसलिए रसायन कर्म बोधक होता है। इस प्रकार आपने देखा कि रस और रसायन दोनों का सिद्धांत समान है। दोनों ही शरीर में प्रशस्त धातुओं का निर्माण करते हैं, नूतन धातुओं का निर्माण करते हैं, धातुओं का पोषण करते हैं, धातु शैथिल्य जनित रोगों को नष्ट करते हैं। दोनों ही रसायन का कार्य कर सकते हैं। रसायन कर्म से क्या होता है? शरीर में ओज, तेज, कांति, वर्ण और तरुणता की वृद्धि होती है। यह है रस रसायन सिद्धांत। अगला टॉपिक है रसेश्वर दर्शन। रसेश्वर दर्शन क्या कहता है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसका क्या सिद्धांत है। रसेश्वर दर्शन इति धन शरीर भोगान मत्वा सदैव यत्नियम मुक्तिस्तस्य ज्ञानात् तच अभ्यास चा स्थिरे शरीरे। रसेश्वर दर्शन ने क्या कहा है? यह शरीर एवं इसके उपभोग की जो वस्तुएं हैं जिसे हम धन से खरीदते हैं नाशवान है, अतः यत्न पूर्वक शरीर की रक्षा करनी चाहिए। शरीर की मुक्ति तभी संभव है जब यह रोग और बुढ़ापे से मुक्त रहेगा। यह मुक्ति हमें ज्ञान और ज्ञान के अभ्यास से ही प्राप्त हो सकती है और रस शास्त्र के विकास में भी यही दृष्टिकोण है। स्थिर देह की प्राप्ति से ही देह सिद्धि संभव है। न चा रस शास्त्रम केवलम धातुवादार्थम एव इति मंतव्यम, किंतु देह वेद द्वारा मुक्तिर एव परम प्रयोजनत्वात्। ये भी रसेश्वर दर्शन में कहा गया है। क्या कहता है ये? रसेश्वर दर्शन के दर्शनकार श्री सायण माधवाचार्य जी ने यह कहा है कि रसशास्त्र का विकास धातुवाद के लिए नहीं हुआ है, अर्थात देह सिद्धि के लिए हुआ है। अतः शरीर को स्थिर करके मुक्ति प्राप्त करना ही इसका परम प्रयोजन है। यही इसका परम सिद्धांत है। यानी हमें अपने शरीर को
रोग और बुढ़ापे से दूर करना है रस शास्त्र की बनी हुई औषधियों, पारद एवं अन्य औषधियों के प्रयोग से। अगला टॉपिक है रसशाला। रसशाला का मुख्य उद्देश्य देहवाद एवं लौहवाद और रोग निदान हेतु रस औषधियों के निर्माण को करना था। रसशास्त्र के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पक्षों का ज्ञान योग्य गुरु के द्वारा रसशाला में संपन्न कराई जाती थी। रसशाला के महत्वपूर्ण पक्ष हैं योग्य गुरु, योग्य शिष्य, योग्य भृत्य अर्थात कर्मचारी, योग्य स्थान जहां कि हम रसशाला का निर्माण करेंगे। रसशाला में हम सबसे पहले आते हैं स्थान। आतंक रहिते देशे धर्म राज्ये मनोरमे उमा महेश्वरो उपपेते समृद्धे नगरे शुभे कर्तव्यम साधनम तत्र रसराजस्य धीमता, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 6 से लिया गया है। स्थान ऐसी जगह पे होना चाहिए आतंक रहते, आतंक रहित होना चाहिए, किसी का भय नहीं होना चाहिए, चोर डाकू आदि का। धर्म राज्य जहां पर धर्म की स्थापना हो। मनोरमे स्थान, मनोरम स्थान होना चाहिए, बाग बगीचे हरियाली आदि होनी चाहिए। जल की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। उमा महेश्वरो उपपेते, माता पार्वती और भगवान शिव का मंदिर हो और वहां उनकी पूजा हो। समृद्धे नगरे, और समृद्ध नगर के पास में हो और वहां शुभ कार्य होते हों। कर्तव्यम साधनम तत्र रसराजस्य धीमता, इन सारे कर्तव्यों को देखकर जानकर रस वैद्य को रसशाला के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं भवन। अत्यंत उपवने रम्ये चतुर्द्वार उपशोभिते तत्र शाला प्राकर्तव्या सुविस्तीर्णा मनोरमा सम्यक वातायन उपपेता दिव्य चित्र विचित्रता, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 6 से लिया गया है। तो क्या होना चाहिए भवन? अत्यंत उपवने रम्य, भवन हमें ऐसे स्थान बनाना चाहिए जहां पर बाग बगीचे, फुलवारी और हरियाली हो और मनोरम स्थान हो। चतुर्द्वारे उपशोभिते, भवन के चारों तरफ 4 दीवारी हो और उसमें 4 द्वार हों, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा में द्वार होना चाहिए। तत्र शाला प्राकर्तव्य सुविस्तीर्णा मनोरमा, भवन के चारों तरफ फुलवारी, बाग बगीचे से युक्त हो। सम्यक वातायन उपपेता, जो भवन हो, जो उसमें कमरे हों, उसमें वातायन अर्थात वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था हो। दिव्य चित्र विचित्रता, और भवन की दीवारों पर दिव्य चित्र अर्थात भगवान शिव, माता पार्वती, रसशास्त्र आचार्य, रसशास्त्र के उपकरणों का चित्र होना चाहिए। इसके बाद हम कार्य विभाजन पर आते हैं। रसशाला में कार्य विभाजन बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है। कौन सी चीज कहाँ पर होगी, इसके लिए एक हर दिशा में स्थान बताया गया है। उन कार्यों को उन स्थान पर ही करना है। इसको
कर जानने के लिए हम पहले दिशाएं देख लेते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं। इसके बाद पूरब और उत्तर के बीच में ईशान कोण, उत्तर और पश्चिम के बीच में वायु कोण, पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य कोण, दक्षिण और पूरब के बीच में अग्नि कोण। तो सबसे पहले हम आते हैं पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में क्या करते हैं? शालाया पूर्व दिग्भागे स्थापयेद रस भैरवम। रसशाला के पूर्व दिशा में रसलिंग की स्थापना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद आता है पश्चिम दिशा। वारुणे छालन आदिकम। पश्चिम दिशा में छालन कर्म अर्थात धोने का कार्य करते हैं। इसके बाद आते हैं उत्तर दिशा। वेधकम उत्तरे तथा। उत्तर दिशा में धातुओं को वेधन अर्थात काटते हैं। धातुओं को काटने का कार्य उत्तर दिशा में किया जाता है। दक्षिण दिशा। यामे पाषाण कर्म चा। दक्षिण दिशा में पाषाण कर्म अर्थात पत्थर पर औषधियों को कूटने, पीसने और खरल में औषधियों को पीसने का कार्य किया जाता है। इसके बाद आता है ईशान कोण। स्थापनम सिद्ध वस्तुनाम प्राकुर्यात ईश कोण के। ईशान कोण में हम रसशाला में बनी हुई सारी औषधियों को रखते हैं जो पूर्ण रूप से निर्मित हो चुकी हैं। इसके बाद आते हैं हम वायु कोण। शोषणम वायु कोणे चा। वायु कोण में हम औषधियों को सुखाने का कार्य करते हैं। इसके बाद आते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य शस्त्र कर्माणि चा। नैऋत्य कोण में हम औषधियों को छीलने, काटने का कार्य करते हैं। इसमें हम स्पेशली काष्ठ औषधि प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है अग्नि कोण। बन्ही कर्माणि चा अग्नि। नाम से ही जैसा ही ज्ञात है अग्निकोण अर्थात इस दिशा में हम औषधियों को पकाने का कार्य करते हैं। जहां पर भी हम अग्नि का प्रयोग करेंगे वो अग्निकोण में ही किया जाएगा। ये सारे श्लोक रस रत्न समुच्चय अध्याय 7 से लिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे रसशाला के महत्वपूर्ण अंग अधिकारी। इसमें सर्वप्रथम रस वैद्य जो कि रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना में एमडी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर निघंटुज्ञ अर्थात द्रव्य गुण शास्त्र में एमडी। तीसरे नंबर पर वार्तिक जिसे धातु एवं खनिज का ज्ञान हो। इसके बाद बहुभाषाविद अर्थात उसे अनेक भाषाओं का ज्ञान हो। इसके बाद लेखपाल एवं भंडार संरक्षक जो औषधियाँ कच्ची या बनी हुई इनको अच्छी तरह से रख सके, इनका हिसाब रखे और इनको सुरक्षित रखे। इसके बाद हम आते कर्मचारी जो कि रसशाला का आखिरी अंग है। कर्मचारी में सबसे पहला औषधि संग्रहकर्ता अर्थात औषधियों का संग्रहण करे। उसके बाद आता है रस कर्म सहायक। रस अर्थात पारद से बनी औषधियों को बनाने में सहायक हो। इसके बाद आता है रक्षक अर्थात गार्ड। फार्मेसी की रक्षा के लिए
एक गार्ड होना चाहिए। इसके बाद परिचारक, फार्मेसी की साफ सफाई के लिए परिचारक होना चाहिए। इस प्रकार से रसशाला पूर्ण हुई। हमारा अगला टॉपिक है रस मंडप। रस मंडप जहां पर हम रसलिंग की स्थापना करेंगे, तो उस स्थान को कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तत् समीपे समय दीप्ते कर्तव्यम रस मंडपम। रसशाला के समीप समतल एवं सुप्रकाशित स्थान पर रस मंडप का हमें निर्माण करना चाहिए। अति गुप्तम सुविस्तीर्ण कपाटगर्ल शोभितम। रस मंडप अत्यंत सुरक्षित स्थान पर लंबा चौड़ा सुंदर दरवाजों एवं सिटकनियों से युक्त होना चाहिए। ध्वज छत्र वितानाड्यम पुष्पमाला विलंबतम। अर्थात रस मंडप ध्वजा, पताका और फूल मालाओं से सजाया होना चाहिए। भेरी, कटाहल, घंटा आदि श्रृंगादि नाद विनादितम। अर्थात रस मंडप ढोल, घंटा आदि वाद्य यंत्रों से युक्त हो और इनके शब्दों से गूंजते रहना चाहिए। भू समा तत्र कर्तव्या सुदृढ़ा दर्पण उपमा। अर्थात मंडप की जमीन सुंदर, स्वच्छ, मजबूत और दर्पण के समान चमकनी चाहिए। जो है रस मंडप इन लक्षणों से युक्त होनी चाहिए। तन्न मध्य वेदिका राम्या कर्तव्या लक्षणान्विता। इस पवित्र स्थान पर, जिसे कि हम रस मंडप कहते हैं, एक वेदी का निर्माण करना चाहिए जो कि रस मंडप के बिल्कुल मध्य में हो, और उस स्थान पर हम रसलिंग की स्थापना करेंगे।